हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर गुड, वेल एंड डूइंग गुड। चलिए, अब आप 9th क्लास में आ गए हैं। 8th क्लास से 9th क्लास का जो सफ़र होता है थोड़ा सा एकेडमिक लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि जब 8th में होते हैं तो सारी साइंस आपको एक ही में पढ़नी होती है, एक ही बुक होती है, एक ही टीचर पढ़ाता है। और जैसे ही व्हेन यू एंटर इनटू 9th स्टैंडर्ड तो आपकी साइंस है वो डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और आपको अचानक से 3 टीचर्स पढ़ाते हैं उस साइंस को। ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए और कितना बर्डन हो गया, कितना मुश्किल सब्जेक्ट हो गया। 3 क्लासेस उसकी अलग अलग हो रही हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है माइंड पे और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और जैसे बात करें कि केमिस्ट्री और बायो और जो फिज़िक्स की जहाँ बात आती है तो बाकी चीज़ों तो केमिस्ट्री और बायो से तो रिलेट कर लेते हैं आप अपने आप को। फिज़िक्स जहाँ आती है और वो भी पहला चैप्टर जो मोशन है, तो ऐसा लगता है कि क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया, ये चल रहा है, कार चल रही है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लेंथी चैप्टर है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है और फिज़िक्स से अचानक से फिज़िक्स साइड होती चली जाती है। ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारे डेली लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है फिज़िक्स का। बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, बेकार में पढ़ रहे हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं है इसकी, बेकार का सब्जेक्ट है, रफ सब्जेक्ट है, रूट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन ये सभी के नहीं आती हैं। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है फिज़िक्स में, वो शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और कुछ होता है कि वो इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, कुछ कोशिश भी करते हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाते हैं तो वो बाकी बड़ी चीज़ समझ में नहीं आती फिज़िक्स में। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या फिज़िक्स हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले करती है? क्या फिज़िक्स हमारे लिए ज़रूरी है? जो हम पढ़ रहे हैं, इतनी सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो क्या ये अप्लाई होता है हमारी डेली लाइफ में? तो पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम यही है कि इंट्रोडक्शन हमें देना है कि क्या चीज़ है ये फिज़िक्स, फिज़िक्स एक्चुअली है क्या। इससे बायोलॉजी है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री है, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो हमारे आसपास हो रहे हैं। लाइट है, हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, क्यों देख पा रहे हैं? बिजली कड़की, बारिश हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? थंडर है, लाइटनिंग है, इसके रीजंस क्या हैं? तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं हमारे आसपास जो हो रहे हैं। जैसे घर में देख लिए, फैन चल रहा है, रोटेट कर रहा है, बल्ब जल रहा है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है। तो मतलब क्यों चल रहा है, क्या फिनोमिना इसका है आसपास? किचन में आप इतनी सारी चीज़ें देख लीजिए जो हो रही हैं। तो हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स। तो अंडर फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की कि क्या हमारी डेली लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में ये फिजिक्स जो इतना हवा बना रखा है, इतना बड़ा सा लगता है कि भयानक सा सब्जेक्ट है, मुश्किल है, तो क्या ये हमारी डेली लाइफ में कोई रोल प्ले करता है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर फिजिक्स की एप्लीकेशन डेली लाइफ से हटा दी जाए, यानी कि आपसे सारी वो चीज़ें छीन ली जाएँ जो फिज़िक्स की वजह से आपको दी गई हैं, फिज़िक्स का रूल अप्लाई हुआ है, फिज़िक्स की नॉलेज अप्लाई हुई है, अगर वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएँ तो आपके पास से, आपके आसपास से क्या क्या चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो ये आप ज़रा सोचिए कि फ़िज़िक्स की जो इन्वेंशंस हैं, जो फिज़िक्स में इन्वेंशंस हुई हैं, तो वो अगर आपसे ले ली जाए तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बहुत बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, आम वर्ड्स में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट आपके घर में दौड़ रहा है, अगर फैक्ट्रीज में है, अगर वो ख़त्म, क्योंकि करंट इज़ द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स, तो क्या क्या आपके आसपास से गायब हो जाएगा। फैन, बहुत सिंपल सी चीज़, बल्ब, ट्यूबलाइट, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और आपकी जो किचन में मिक्सी ग्राइंडर है वो, अवन है, इंडक्शन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप जो मोबाइल चार्ज करते हो चार्ज नहीं कर पाओगे, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मोबाइल इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, तो मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, लैपटॉप ख़त्म हो जाएगा, टीवी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इंटरनेट भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन और क्या क्या चीज़ें जो आप कपड़े पहन रहे हो, फैक्ट्रीज में बन रही हैं, फैक्ट्रीज में मशीन चलती हैं, मशीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं, तो मशीन्स बंद हो जाएंगी, कपड़े बनने बंद हो जाएंगे। अब आप रोड पे आओ, रोड पे चल रहे हो आप,
साइकिल चला रहे हो बेस्ड ऑन फिजिक्स प्रिंसिपल, फ्रिक्शन, मोशन, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी। स्कूटर डीजल पेट्रोल से चल रहा है, इंजन की जो मेकिंग है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। स्कूटर, कार, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आप जाओगे कैसे घर से स्कूल? पैदल, ठीक है। कपड़े ख़त्म, सारी चीज़ें जो आपके आसपास की जो जितनी रिहायशी चीज़ें जो डेवलप्ड कंट्री में होती हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप पेन, कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो बनती फैक्ट्री में है, पेन फैक्ट्री में बनता है। जो भी आप टेबल, चेयर, ये सब जो यूज़ कर रहे हो, जितने यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं किचन में, एवरीथिंग विल वैनिश, ठीक है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? नथिंग, एंड यू विल बी लिविंग इन द स्टोन एज। जितने सारे डेवलपमेंट हैं वो सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो आप सोचिए कि जो फिजिक्स की नॉलेज अगर ख़त्म कर दी जाए दुनिया से, तो ये जो सैटेलाइट भेजते हैं, ये भेजते हैं, पूरा मौसम की जानकारी ली जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है दुनिया में, सब ये तमाम जो काम हो रहे हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। द पर्सन विल बी लाइक दिस, ऐसे बैठे होंगे, अब क्या करें, ना कोई काम है, ना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना हवा, गर्मी में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो हम आज जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के डेवलपमेंट की वजह से जी रहे हैं। यानी कि फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? केमिस्ट्री, हमें केमिकल्स की नॉलेज नहीं है, चलेगा, ठीक है। बायो की नॉलेज नहीं है, चलेगा, सांस ले रहे हैं, आराम से चल रहा है काम। लेकिन आज जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं, हम वापस स्टोन एज में हमें भेज दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते उस तरीके से जिस तरह से अब हम रह रहे हैं। तो डेवलप्ड जो कंट्री है, डेवलप्ड जो वर्ल्ड की बात होती है, डेवलपमेंट जितना है, टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल्स। ओके, तो फिजिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मोशन। ऐसा नहीं है कि रेस्ट है, मोशन है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, यही कैलकुलेट कर लिया तो फिजिक्स हो गई, नहीं। फिजिक्स बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। और ये समझ लीजिए कि 9th की जो फिजिक्स है ना, वो ट्रेलर है मूवी का। जैसे ट्रेलर आता है ना मूवी का, टीजर आप जो लोग जो बोलते हो, वो सिर्फ वो है। अब अच्छी जो फिजिक्स जो शुरुआत होती है वो 11th-12th में होती है। लेकिन जाहिर है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे टीजर लगेगा, लेकिन आपको तो ये फुल मूवी लगेगी। तो बेसिकली हम बिना डरे ये मान लेते हैं कि फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है और हमें बताया जाता है। फिजिक्स आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करें और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, तो हर आसान लगेगी फिजिक्स हमें। और अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और बड़े लगेंगे हमें, और फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा कि फिर हमारा उसका मन नहीं करेगा पढ़ने का। हम सोचेंगे छोड़ो, साइंस में फिजिक्स को छोड़ देते हैं, 5-6 नंबर आ जाएंगे, बहुत है, केमिस्ट्री बायो में हम अच्छे से कर लें। दूसरी चीज़ जो फिजिक्स में है वो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिन लोगों को मैथ्स नहीं अच्छा लगता उनको ऑटोमेटिकली फिजिक्स नहीं अच्छी लगती, क्योंकि कैलकुलेशन है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि कोई ज़्यादा हाई फाई मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं यूज़ होनी है अभी 9th स्टैंडर्ड में। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही यूज़ होगा, स्क्वायर रूट वगैरह बस। तो ये छोटा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स वेरी वेल। ओके, एंड बिलीव मी, आप जब स्टेप बाय स्टेप साथ साथ चलेंगे, सारी वीडियो कवर करते चलेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करते चलेंगे, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने कब 1 यूनिट ख़त्म कर लिया फिजिक्स का, कब 2 यूनिट, कब 3। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप पढ़ना चाहते हो। पहली चीज़ तो यही है ना कि आपका मूड ही नहीं है पढ़ने, कोई कितने अच्छा समझाता रहे, आपको समझना ही नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। तो पहला स्टेप ये है कि आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पढ़ना चाहते हो। फिर दूसरा स्टेप होता है पढ़ाने वाला, कि कुछ आपका मन कर रहा है पढ़ने का, सामने पढ़ाने वाला नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा। आपका मन नहीं कर रहा, सामने वाला पढ़ा रहा है तब भी। तो दोनों तरफ से होता है कि आपका मन भी कर रहा है पढ़ने का, सामने पढ़ाने वाला भी है, तब बात बनती है, ठीक है। ओके, एक चीज़ और रही, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे आप हेल्प ले रहे हैं, तो एक अपना रफ पेज और एक पेन अपने साथ रखिएगा, ठीक है। पेन पेपर अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आगे, क्योंकि हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल्स कराने हैं, छोटी छोटी चीज़ें बतानी हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कितनी बार आप उसको देखोगे तो ये है कि आप अपने नोट्स भी इससे पेन डाउन कर सकते हो, ताकि आपको फर्दर देखने में आसानी हो, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है वो नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना है, और फिज़िक्स हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसी लाइफ आज हम जी रहे हैं, ठीक है।
तो ये गांठ बांध लीजिए कि फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हम सारे तो नहीं पढ़ सकते हैं, 9th में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। फिजिक्स को समझने के लिए नेक्स्ट और चीज़ है कुछ टर्म्स, ऐसे टर्म्स जैसे हम भी 9th में जब थे टीचर आते थे और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले और न्यूमेरिकल लिखा और चले गए। न्यूमेरिकल में जो टर्म्स यूज होते हैं, अगर उनका ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्या समझ में आएगा, जो समझ में नहीं आएगा तो करोगे कैसे। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है कि आप जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, पहले वो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये a body is falling from this, a body is moving with 20 meter per second square, an object is moving with 30 meter per second square। तो ये है क्या, कौन है ये क्या है, ये हमें देखना है। तो बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, बॉडी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे जाते हैं और देखते हैं कार चल रही है, कार बहुत तेज चल रही है, तो आप उस वक्त कार को देख रहे हो, तो आपके लिए कार जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, कार बॉडी है। फिर आपने देखा कार आगे निकल गई, फिर आपने देखा साइकिल वाला बड़ी तेज जा रहा है चला के, तो आप फिर साइकिल वाला आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, गेटिंग इट। फिर ऊपर से आपने देखा कि आम का पेड़ था, उसमें से एक आम गिर रहा है नीचे, तो आप आम को देख रहे हो कितनी तेजी से नीचे गिरता हुआ, कहाँ गिरेगा, मैं उठा पाऊंगा या नहीं, तो वो जो आम होगा वो क्या हो जाएगा, फिर आपका मैंगो विल बी द ऑब्जेक्ट। बाकी चीज़ें आप जिसको देख रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसकी वेलोसिटी निकालोगे, जिसका डिस्टेंस निकालोगे, जिसकी एक्सीलरेशन निकालोगे, वो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है और बॉडी कहलाती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है, वो एक आदमी भी हो सकता है, वो कोई ट्री भी हो सकता है, ट्री भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, कोई ट्रेन भी हो सकती है, आप खुद भी हो सकते हो। वो एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो एनीथिंग which is under observation, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसका वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा फिजिक्स में। फाइन। इसके बाद आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ये क्या है, इसका हम बात करेंगे। मान लीजिए आपका घर और स्कूल और है और बाकी मार्केट भी है, और आपसे पूछा जाए कि मार्केट कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है, तो ये क्या सवाल सही है? नहीं, ये गलत है। मार्केट कितनी दूर है, मार्केट की डिस्टेंस आप कहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, रेलवे स्टेशन से, आपके स्कूल से, आपके घर से, कहाँ से, स्विमिंग पूल से, क्रिकेट ग्राउंड से, कहाँ से पूछी जा रही है मार्केट की डिस्टेंस कि मार्केट कितनी दूर है। तो आपको पूरा सेंटेंस क्या करना पड़ेगा कि आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स जो है उसमें चाहे आप डिस्टेंस निकालें, कुछ भी करें, जब कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन चल रही है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है कि हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा कि आपके घर से मार्केट कितनी दूर है, ये अब कंप्लीट सेंटेंस है, तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पता चल गया घर के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी घर से कितनी दूर है। तो घर आपका क्या हुआ, घर हुआ रेफरेंस पॉइंट। घर क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। अब दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आपके स्कूल से मार्केट कितनी दूर है, तो अब स्कूल क्या हो गया आपका, स्कूल रेफरेंस पॉइंट हो गया, अब घर नहीं रहा। क्यों, क्योंकि जिसके लिए, जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। बिना रेफरेंस पॉइंट के अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स में सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहलाता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी एग्जाम्पल आपको देनी है, कोई भी बात करनी है, हमेशा एक आपको रेफरेंस पॉइंट दिमाग में, जहन में बिठाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बोर्ड पे आप देखिए, मैं कहूँ ये डॉट कितनी दूर है, ये डॉट कितनी दूर है, तो आप ये तो सवाल गलत हुआ। मैम कहाँ से पूछ रही हैं आप, यहाँ से पूछ रही हैं, इस कोने से पूछ रही हैं, इस कोने से पूछ रही हैं, इस कोने से, तो मैंने कहा इस कोने से, तो अब आप इसको देख लोगे ये कि भाई ये इतनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक आप नाप लोगे, तो मेरा ये जो कोना है इसका ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, आई थिंक 8 तक तो नहीं होता है, नहीं मैथ्स में अभी नहीं पढ़ा होगा। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
ठीक है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं ना, जो आपकी नंबर लाइंस होती हैं, उसको 0 0 पे परपेंडिकुलर कट कर दो, तो वो जो आपका बनेगा वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो उसमें रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन को, 0 वाले को हम जनरली रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। समझ में आ गया? तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए फिजिक्स में आपको एक रेफरेंस पॉइंट चुनना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड। इसको ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इसको कोई भी ऑब्जर्वर भी कह सकता है। ऑब्जर्वर हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे होता है। और रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, चलती हुई कार भी हो सकती है, खड़ा हुआ पेड़ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपका घर भी हो सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है पोजीशन। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन जैसे कि आप जनरल वही वर्ड है जो आम लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? लोकेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। मान लो यहाँ से 0 से है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक कार है, तो कार ये इसकी पोजीशन हो गई यहाँ से इतनी दूर। अब चलती चलती कार यहाँ आ गई, तो अब पोजीशन इसकी ये हो गई, तो बदल गई ना, चेंज हो गई पोजीशन। अब कार चलती चलती घूम के उसने टर्न लिया, यहाँ आ गई, तो ये अब इसकी ये पोजीशन हो गई। तो पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट से वो कितनी दूर है, उसकी लोकेशन क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको समझनी है। एक और हम बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होगा? सेम जैसे कि हमने बात की ना ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऐसे रूम है, ये इस रूम में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, आप बैठे हुए हैं सामने, आपसे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो ये हमारा एक सिस्टम हुआ। और क्लासरूम के बाहर जितना भी हिस्सा है दुनिया का, वो सराउंडिंग है, आसपास का इलाका। तो सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम मीन्स the part of the universe which is interacting with each other, and the rest part of the universe is surrounding. तो system, surrounding. तो आपको समझ में आ गया what is the meaning of object, what is the meaning of reference point, what is the meaning of position, system and surrounding. Good. अब एक चीज का मैं और आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, that is the introduction to scalar and vector quantities. And vector quantities. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है। वैसे इतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपके फिजिक्स में इसको यूज करेंगे तो इसलिए आपको इजी लैंग्वेज में बताया जाएगा। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स में हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरा मास है, मशीन पकड़ेंगे मास पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। टेम्परेचर है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, घड़ी में देख लो टाइम पता चल जाएगा, मैं पता लगा दूँ कितना टाइम हो रहा है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स में हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली बाय द इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको नापने के लिए डायरेक्शंस की पाबंदी नहीं होती कि आपको इधर ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, नॉर्थ तरफ है, साउथ की तरफ है, क्या है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनके वैल्यू की ज़रूरत होती है, यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई वेट, मास मीन्स 70 kg, तो 70 kg ये नहीं कहेंगे 70 kg टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ मेजर कर रही हूँ, यहाँ भी 70 kg, अगर मैं उस रूम में जाके मेजर करूँगी वहाँ भी 70 kg, बाहर रोड पे जाके मेजर करूँगी 70 kg, छत पे जाऊँगी तब भी 70 kg। तो इसका मतलब 70 kg विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको लिखने के लिए, जिनको शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल टाइम देखना है आपको, अब घड़ी आप ऐसे लटका दो तब भी, हाथ में बांध दो तब भी, सोफे पे फेंक दो तब भी सेम टाइम देगी,
हाँ इतनी तेज़ नहीं फेंकना है कि वो टूट जाए, लेकिन अगर वो सही है तो आप कहीं भी लटका दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, इट विल गिव यू द सेम टाइम इन द गिवन एरिया, आपको टाइम सेम देगी। तो टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये मान लो मार्कर है, इसकी इसकी इतनी लेंथ है, अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ इतनी आएगी, ऐसे रख दूँ तब भी इतनी, ऐसे कर दूँ तब भी इतनी आएगा, टेबल पर रख दूँ तब भी लेंथ सेम रहेगी। तो लेंथ विल नॉट चेंज बाय द डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसलिए मास आपका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, मास, लेंथ इसकी और टाइम, ये कुछ बेसिक्स हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको और भी अंदाजा होता चला जाएगा स्केलर क्वांटिटीज का। अब आया वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं स्केलर के जस्ट अपोजिट, यानी कि उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। पूरी तरह डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एक और चीज है, शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कौन कौन से लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़े हैं? अभी तक आपने सिर्फ एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, ए 2 + 3 = 5, ये एल्जेब्रिक एडिशन होता है। इस तरीके से आप स्केलर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको अलग से लॉज होते हैं ऐड करने के, वो आप 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा वेक्टर्स। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी वेक्टर्स की। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि स्कूल नहीं चल रहे हैं तो फिर आपका सिलेबस जो है मैं उसी को पहले कवर कर लूँ। लेकिन अलग से अगर आप टॉपिक को चाहते हो कि मैं अलग से उसको टाइम दूँ, अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है, प्लस कुछ लॉज बनाए गए हैं जो वेक्टर को ही ऐड करने के लिए हैं। तो वो क्वांटिटी उस लॉज को फिट बैठे, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मैंने इसमें फोर्स लगाया तो आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, तो इसका मूवमेंट इधर होगा। मैंने फोर्स लगाया, इसका मूवमेंट इधर है। अब मैंने अगर इस पर फोर्स इधर लगाया तो मूवमेंट इधर हो जाएगा, मीन्स मैंने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसमें इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। और फोर्स कितना लग रहा है, मान लो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उतना इधर लगा दिया, इधर जा रहा है, इधर लगाया तो इधर जा रहा है, अपनी तरफ खींचूंगी तो बोर्ड नीचे निकल के आ जाएगा। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो उससे इफेक्ट अलग अलग आ रहा है। पुशिंग पुलिंग, जाहिर है डायरेक्शन चेंज करोगे पुश और पुल हो जाता है। इसका मतलब फोर्स जो है वो स्केलर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू पर डायरेक्शन से असर पड़ रहा है, तो इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स हुआ, और आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो फोर्स, वेलोसिटी, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से उनके कोई असर नहीं पड़ता उनके इफेक्ट पे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो इफेक्ट पे असर पड़ जाता है। जैसे मैंने फोर्स की एग्जांपल दी, फोर्स की, ठीक है, पुलिंग पुशिंग विल चेंज द इफेक्ट। So it's all about the introduction of physics, and we have just discussed about few terminology here and scalar quantities and vector quantities. अब थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब शुरू में अगर आपको समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी होगी और आगे की फिजिक्स समझने में भी आसानी होगी। प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ शेयर, कमेंट and like. Thank you, take care.